गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पेपर लर्न। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? सब पढ़ रहे हो एकदम बढ़िया से। सो अपनी जो क्लास हुई थी लास्ट, उसमें अपन ने देखा था जो प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर थ्योरी। हर क्लास से पहले अपन क्या करते हैं, प्रीवियस क्लास का थ्योड़ा सा क्या करते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कल की क्लास में अपन ने इओस्टैटिक मूवमेंट, आइसोस्टैटिक मूवमेंट अच्छे से देख लिया था। उसके बाद हमने एक थ्योरी देखी थी, दैट इज रेफर टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अपन ने ये देखा था कि दैट इज प्रपोज्ड बाय इन 1912 एंड प्रपोज्ड बाय द अल्फ्रेड वैगनर। वैगनर साहब ने उसी टाइम ये बात बता दी थी। मैंने एक एनिमेटेड वीडियो आपको दिखाया था कि ये जो प्लेट्स हैं, ये जो पूरा एक एरिया है, ये पूरा एरिया हमारा, पहले इस पूरे एरिया को उन्होंने क्या बोला था कि सर ये क्या है, इसमें दो पार्ट है। एक कौन सा है इसके अंदर, एक तो जो कॉन्टिनेंटल है और दूसरा सारे ओशियन है। कॉन्टिनेंटल को उन्होंने पेंजिया कहा, बाकी को उन्होंने पेंथालासा कहा। और आफ्टर दैट ये क्या हुआ, इनके अंदर कुछ रीजन्स क्रिएट हुए, यानी इनके बीच में सेपरेशन क्रिएट हुआ, जो कि कॉन्टिनेंटल का एक रेफर करता था। कुछ इस तरीके से एक डायग्राम देखा था हमने कि लगभग 225 मिलियन ईयर अगो हमारा जो पूरा का पूरा सेटअप था वो कुछ इस तरीके से था। ये पूरा जो कॉन्टिनेंटल एरिया है दैट इज नोन एज पेंजिया, एंड पूरा ओशियनिक एरिया है दैट इज नोन एज पेंथालासा। ये वर्ड एग्जैक्ट याद रखना, पेंजिया एंड पेंथालासा। एंड आफ्टर सम टाइम 150 मिलियन ईयर्स अगो ये चीजें क्या होगी, डिवाइड होगी। दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज लोरेंसिया या फिर अंगारा लैंड, एंड सदर्न पार्ट इज नोन एज गोंडवाना लैंड। ठीक है, उस टाइम तक अपना जो इंडिया या और जितनी भी प्लेट्स थी आप देख सकते हो, ये सारी क्या है, अभी सिर्फ ये दो पार्ट यानी यूरोप और एशिया ही आपको क्या दिख रहे हैं, नदन में दिख रहे हैं, बाकी सारे सदर्न पार्ट में ही हैं। बाद में और ज्यादा प्लेट्स के बीच में टेक्टोन्स हुआ, प्लेटें और ज्यादा क्या हुई, स्प्रेड हुई, और ज्यादा कॉन्टिनेंटल में ड्रिफ्ट क्रिएट हुए। देन अपन क्या देखते हैं कि 100 मिलियन ईयर अगो में क्या हुआ कि अफ्रीका से सेपरेट हुआ कौन, साउथ अमेरिका। यूरोप से सेपरेट हुआ कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका की ईस्टर्न प्लेट से इंडिया टूटा, अंटार्कटिका की ईस्टर्न प्लेट से ऑस्ट्रेलिया टूटा। कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिली थी। ठीक है, यानी ये प्रॉपर चीजें ड्रिफ्ट कर रही है। और आज का अगर देखें करंट सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलता है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा सेटअप अपन ने कल देखा था, और पूरी की पूरी चीजें कुछ इस तरीके से डेविएट हुई थी। दैट इज रेफर टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वैगनर। बट उस टाइम के जो फिजिसिस्ट थे, जो उन लोगों ने क्या किया, वैगनर की इस चीजों पे क्या किया, हंसना शुरू कर दिया कि वैगनर कुछ भी तुक्के फेंक रहा है, उसके पास कोई उसका पर्टिकुलर प्रमाण, आई मीन टू से कोई भी एग्जिस्टेंस या प्रूव नहीं है। और बिल्कुल सही बात थी, वैगनर के पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था, अपनी एक प्रॉपर एक माइंडसेट थ्योरी थी। बट वो थ्योरी सही थी। बट हर थ्योरी को क्या चाहिए, एक प्रूफ चाहिए। वो प्रूफ वैगनर के पास था नहीं, तो इतना उस चीज को माना नहीं गया। लेकिन आज के सिनेरियो में उसके बाद जैसे सी फ्लोर एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सॉरी प्लेट टेक्टोनिक जब अपन देखते हैं तो पता लगता है कि एग्जैक्टली वो थ्योरी सही थी, और वैगनर साहब बिल्कुल एकदम क्या थे, करेक्ट थे। जो उन्होंने बताया था वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन उस टाइम लोग उन पे हंसे कि ये कुछ भी ऐसे तुक्के मार रहा है, फेंक रहा है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में उन्होंने क्या बताया कि बिफोर द कार्बोनिफेरस अपना जो सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया है, और जो अपना सुपर ओशियन है दैट इज पेंथालासा है। फिर ये डिवाइड हुआ, तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वो लोरेंसिया या अंगारा लैंड, सदर्न पार्ट है वो गोंडवाना लैंड है। इन बिटवीन दोनों के बीच में जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुई है, जो पानी भरा है, दैट इज नॉन एज टेथिस इमर्ज्ड। ठीक है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है, आई मीन टू से जो इन सारे सारे जो नॉर्दर्न पार्ट इनके अलग हुए, यानी अपन ने अभी पीछे वाले डायग्राम में क्या देखा था कि अफ्रीका से अपना कौन सा पार्ट डिवाइड हुआ है, साउथ अमेरिका वाला, और अफ्रीका से अपना कौन सा पार्ट डिवाइड हुआ है, इंडिया वाला। तो उन्होंने प्रॉपरली बता दिया कि नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, अरेबिया एंड इंडिया दैट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंसिस्टेड ऑफ द प्लेट, एंड द सदर्न पार्ट जो है मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अमेरिका, इंडिया भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया था कि नॉर्दर्न साउथ रिफ्ट सेपरेटेड हुई किससे, नॉर्थ अमेरिका किससे अलग हुआ था, यूरेशिया से। इस डायग्राम में देखो नॉर्थ अमेरिका किससे अलग हो रहा है, यूरेशिया से। अफ्रीका से अलग हो रहा है साउथ अमेरिका, अफ्रीका से अलग हो रहा है इंडिया, और अंटार्कटिका से अलग हो रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सेम एज थ्योरेटिकल ये चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कुछ फोर्स सजेस्ट किए थे, टू टाइप्स ऑफ फोर्स बताए थे। द फर्स्ट वन टाइडल फोर्स दैट इज emphasized by the moon and the sun, and second is the gravitational force that is emphasized by the rotation of the earth. ठीक है,
पहला क्या था, वेगनर प्रपोज द फॉलोइंग फोर्सेस, कौन कौन से थे, एक तो पोल फ्लिंग अर्थ के रोटेशन से जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है, उससे सारे के सारे क्या करते हैं, ये जो कॉन्टिनेंट है वो मूव होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। अब इससे तो एक तो कौन सा इक्वेटर, इक्वेटर तो आप क्या देखो इक्वेटर के आसपास में सारे जमा है, और दूसरा क्या था जो टाइडल फोर्स था उससे अमेरिका वाला ये सिचुएशन आप देखते हो, ठीक है। फिर हमने इसके एविडेंस में कुछ बात की, तो हमने 6 टाइप ऑफ एविडेंस याद किए थे, वो हमें रट के रखने हैं, माइंड में फिट करके रखने हैं, मैंने बड़े शानदार तरीके से वो समझाए थे। फर्स्ट कौन सा था, जिग्सा फिट। जिग्सा फिट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर क्रिएट की जो एग्जैक्टली दूसरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, प्रॉपर फिट हो जाए। जैसे साइकिल का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि साइकिल की जो चेन होती है उसके पीछे का जो एक सर्कल लगाता है उसके ऊपर प्रॉपर फिटिंग में होती है। अगर वो थोड़ा सा भी उसका साइकिल का जो बड़ा या छोटा अगर मान लो हो जाए चेन या फिर वो सर्कल, तो वो प्रॉपरली फिटिंग उसकी नहीं आती। सेम एज दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जो बैरिंग्स जो लगे होते हैं, बैरिंग के ऊपर जो घूमने वाली जो चक्री होती है, जो साइकिल होता है, वो प्रॉपर उसी पे फिट बैठ के घूमता है, ठीक है। तीसरा एक मैंने और इसी के साथ बताया कि मान लो कोई कांच की प्लेट है आपके हाथ से गिरी और टूट गई, या फिर चीनी मिट्टी की प्लेट है वो टूट गई, तो कई बार हम उसको वापस वैसे का वैसे फिट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, दैट इज नोन एज जिग्सा फिट। तो इससे अपने को पता चलता है कि कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट है जैसे अफ्रीका का इंडियन प्लेट वाला, अमेरिका का यूरेशिया प्लेट वाला, इनको अगर आज वापस ऐसे कोई तरीका लगा के धक्का देके वापस वहां सेट कर दिया जाए तो वो प्रॉपरली फिट हो जाएंगे उन चीजों में, वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपरली फिट हो जाएंगे। तो इट मीन ये रेफर करता है कि ये कभी ना कभी क्या थे, पार्ट थे किसका, उन कॉन्टिनेंट्स का जहां से ये टूट के अलग हुए हैं, ठीक है। ये समझ गए आप। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चरल एविडेंस हमने क्या देखा था कि इनकी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जैसे द माउंटेन बेल्ट ऑफ ब्राजील टर्मिनेट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द सेम टाइप ऑफ माउंटेन रीअपियर इन वेस्टर्न अफ्रीका, यानी जैसे ब्राजील में है वेस्टर्न अफ्रीका में भी वैसे ही माउंटेन्स मिलते हैं। ये क्या रेफर करता है कि ये कभी उनका पार्ट रहा होगा, तभी तो सेम स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा बड़ा शानदार एग्जांपल बताया था कि मान लो मैं कभी असम, हमने मान लो जैसे अपन करेंगे अपन सेमिनार रखेंगे वहां पे, तो आपने मेरे को एक चॉकलेट का टुकड़ा तोड़ के दे दिया, एक आपने रख लिया एक मैंने रख लिया, वो चॉकलेट का टुकड़ा मैं इधर अपने यहाँ पे ले आया, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई क्या यहाँ आने के बाद? बिल्कुल नहीं सर, वो एक ही स्ट्रक्चर से डिफरेंट डिफरेंट 2 लेयर हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर हमेशा, उसकी स्वीटनेस है, उसके अंदर का इंग्रेडिएंट है, वो सेम रहेगा। सेम एज ये अगर टुकड़ा कभी अफ्रीका वाली प्लेट से टूट के अमेरिका वाला अलग हुआ है तो प्रॉपर्टी उनकी सेम मिलती है। ये चीज प्रॉपर हमें क्या बताती है कि इनका स्ट्रक्चरल एविडेंस भी यही है। तीसरा है स्ट्रेटिग्राफिक एविडेंस, यानी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील हैज द सेम टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये स्ट्रेटिग्राफिक एविडेंस हो गया जो ये बताता है कि ये प्लेटें कभी एक थी। फॉसिल एविडेंस, फॉसिल एविडेंस बेसिकली क्या होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को अपने फॉसिल एविडेंस देखा था, और इसमें 2 टाइप्स ऑफ अपने फॉसिल देखे थे। फर्स्ट वन इज द मेसोसोर्स एंड सेकंड किसका देखा था, ग्लॉसोप्टेरिस का। किसका, ग्लॉसोप्टेरिस का। ये दोनों एग्जांपल याद रखने हैं, मेसोसोर्स और ग्लॉसोप्टेरिस, ठीक है। एक बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, मेसोसोर्स एंड ग्लॉसोप्टेरिस, किसका, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एविडेंसेस के अंदर फॉसिल एविडेंसेस। मेसोसोर्स का एक एक्वाटिक रेप्टाइल है जो बेसिकली फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है। अब इसके साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका दोनों में मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलता। अब एक बार फिर से वो एग्जांपल देखो आप, एक बार फिर से वो आप डायग्राम देखो, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका को आपको दिखाता हूं। देखो ये रहा, ये अफ्रीका का कौन सा पार्ट है, सदर्न पार्ट है, ये अमेरिका हो गया पूरा। तो ये प्लेट कभी अगर एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे क्लोज थी, मतलब ये इस लोकेशन में कहीं लाई करता था, कौन, वो पर्टिकुलर वो रेप्टाइल। जैसे ये डिफरेंट हुए तो कुछ इधर चले गए, कुछ इधर रह गए, इसके अलावा कहीं नहीं मिले। इट मीन ये जमीन कभी एक थी, ये कॉन्टिनेंट कभी क्या थे, कनेक्टेड थे। समझ गए बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि फॉसिल्स ऑफ ग्लोसोप्टेरिस ऑफ फॉर्म ओनली ग्रोइंग इन सब पोलार क्लाइमेट। ये बेसिकली ये क्या होता है, एक फर्न टाइप होता है ग्लोसोप जो टेरिस होता है, ये किसमें है, वार्म क्लाइमेट रीजन में है, सेपरेटेड होता है ओशियंस में, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब क्या समझते हो, प्लेसर डिपॉजिट जैसे गोल्ड का, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के गोल्ड का जब हम पता लगाते हैं तो पता लगता है वो केजीएफ का गोल्ड है, कोलार गोल्ड फील्ड का वो प्लेसर डिपॉजिट है। यानी वो वहां तक पहुंचा कैसे, अब पहुंचने के लिए मैंने आपको बता रखा है वेदरिंग कंडीशन जो होती है
वो सारी, यानी रिच डिपॉजिट ऑफ गोल्ड प्लेसर नियर द घाना कोस्ट विदाउट एनी सोर्स ऑफ गोल्ड नियर बाई बट आर फाउंड इन ब्राजील। अब बताओ घाना का जो प्लेसर है वो ब्राजील में भी है, इट मीन ये भी चीजें क्या थी, कभी एक थी। नेक्स्ट हमने किस पे बात की थी, ग्लेशियल डिपॉजिट। ग्लेशियल डिपॉजिट जैसे हमने टिलाइट्स की बात की थी कि जो वार्म टिलाइट्स वार्म ट्रॉपिकल रीजन में है वो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका ये सारे एक जैसे ही मिलते हैं। अब इस पे क्रिटिसिज्म क्या था, क्रिटिसिज्म क्या था कि एक तो जो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट है वो इनएडेक्वेट क्यों है, दूसरा रॉक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या फिर ओशियनिक क्रस्ट है वो रिजिड है बट परमिट नहीं करता ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट में या ओशियनिक क्रस्ट में, ये बातें पता नहीं थी उस टाइम में। एंड द थ्योरी डिड नॉट डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ प्री कार्बोनिफेरस टाइम, यानी कार्बोनिफेरस के टाइम की बता रहे हो तो इससे पहले क्या सिचुएशन थी वो भी तो बता दो। तो उसके बारे में भी इस थ्योरी से पता नहीं चला, इस वजह से उस टाइम इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्टेड नहीं किया हमारे फिजिसिस्ट ने। जो फिजिक्स की दुनिया थी, हमारे साइंस की दुनिया थी, उसने प्रॉपरली वैगनर साहब को कट कर दिया। ये बेसिक सी बात है, कल हमने देखी थी। फिर हम मूव हो गए थे, ये पूरा डायग्राम मैंने आपको बनाने का कहा था। ये हमारा मीसोसोर्स रहा, ये हमारा ग्लोसोप्टेरिस रहा, ये अलग अलग प्लेटों की सिचुएशन उस टाइम के अकॉर्डिंग। ये एनिमेटेड वीडियो मैंने दिखाया था कि पहले पूरा का पूरा सेटअप क्या था, ये पूरा हमारा क्या था पेंजिया, ये बच गया ये सारा पैंथालासर, ये किस तरीके से सेपरेट हो गया, ये दिख रहा है साउथ अमेरिका आपको, ये पूरा का पूरा अफ्रीका वाला प्लेट दिख रहा है आपको, ये कहीं बीच में ये देखो इंडिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें बाद में टूट कट के अलग हुई, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी किस पे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी अपन को बेसिक क्या बताती है कि ये जो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये प्रॉपरली क्या होता है, स्प्रेड हो रहा है किस विद द रेस्पेक्ट विद द पीरियड ऑफ ए टाइम। यानी सी फ्लोर थ्योरी अपने को क्या बताती है कि बेसिकली जो अपने डायग्राम क्रिएट किया था, इस डायग्राम में समझा था कि मान लो ये दो क्या है, कोई प्लेट है स्टेनोस्फीयर के नीचे की, ऊपर की लिथोस्फीयर की प्लेट है। अब अर्थ के अंदर क्या है, अगर हम कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे सारा का सारा क्या भरा पड़ा है, यहाँ पे मैग्मा फिलअप है सर, मैग्मा फिलअप है यहाँ पे, ठीक है। अब मैग्मा क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करता है। जैसे ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा तो ये लावा बनेगा और ये यहाँ पे क्या होगा, स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे फैलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे कोई एक रॉक फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कोई एक रॉक फॉर्मेशन, यहाँ पे एक रॉक फॉर्मेशन, सेम एज इस साइड भी फैलेगा तो यहाँ भी कोई रॉक बनेगी, यहाँ भी कोई रॉक बनेगी, यहाँ भी कोई रॉक बनेगी। अब मान लो मैंने इसको रॉक 2 दे दिया, इसको मैंने इसको भी 2 दे दिया, तो दोनों इस साइड और इस साइड दोनों रॉक है, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या मिलेगी हमें, सेम मिलेगी, इक्वल मिलेगी, क्योंकि ये सेम मटेरियल सेम टाइम में बनी है, इक्वल टाइम एंड इक्वल मटेरियल से ये बनी हुई है। दूसरा कि सर जब यहां से न्यू मैग्मा और निकलेगा तो वो मैग्मा इनको पुश करेगा आगे, वो मैग्मा इनको पुश करेगा और ये सारी रॉक है वो क्या ऐसे आगे आती जाएगी, यूं नीचे आके और वापिस कोर में आकर वापिस क्या होगी, मेल्ट होकर वापिस ऐसे बाहर निकलती जाएगी और ये एक फॉर्मेशन चलता रहेगा। इट मीन जब आप यहाँ पे देखते हो, यानी आप एकदम बिल्कुल मैग्मा की जो लावा निकल रहा है उसके बिल्कुल एज के पास देखते हो, तो यहाँ पे हमें न्यू ओशियनिक क्रस्ट देखने को मिलता है और जब आप दूर जाते हो तो ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट देखने को मिलता है। लेकिन दोनों की जो टाइम एज है दोनों साइड की, चाहे लेफ्ट वाला देखो या राइट वाला देखो, हमें क्या मिलता है, सेम एज मिलता है, इक्वल मिलता है, क्योंकि इक्वल मटेरियल से बने हैं। ये प्रोसेस साइक्लिकल ऑर्डर में चलता रहता है। इस तरीके से हमारा ये, और ये पूरा का पूरा अगर पार्ट अलग होता है तो बीच में क्या बनते हैं, रीजस बनते हैं, जिनको अपन ने मिड ओशियन रीजस। मैंने बताया था कि कुछ वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो उस टाइम के जो जर्मन जो लोग थे, जर्मनी के जो लोग थे, उन्होंने कुछ वॉरशिप्स बनाई थी जिनको अपन आज क्या बोलते हैं, पनडुब्बी बोलते हैं। तो वो ओशियनिक क्रस्ट के बारे में हम इतना नहीं जानते थे कि नीचे से कैसा है, लेकिन वो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वो क्या करते थे, खुद को सेफ करने के लिए और अटैक सिचुएशन को और ज्यादा बेटर करने के लिए वो अपनी पनडुब्बी के थ्रू क्या करते थे, नीचे बॉटम में जाते थे, वहां से वो चीजें ऑब्जर्व करके आते थे। लेकिन उन्होंने उस टाइम में कुछ बताया नहीं, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम उन्होंने बाहर आके जो वहां के जो जर्मनी के जो साइंटिस्ट थे उनको बताया कि हमने ओशियनिक क्रस्ट में कुछ ऐसा देखा है कि वहां बहुत सारे एल्गीज है, बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे कुछ जगह हमने माउंटेन्स भी ऑब्जर्व किए हैं। तब हमें ब्रॉड पता लगा कि अंदर से भी चीजें कुछ ऐसी है और रिसर्च स्टार्ट हुई और ये थ्योरी निकल के आई, ठीक है। यानी इसमें अपन ने क्या क्या चीजें बात की कि सर ये क्या है कि रॉक और आइदर साइड रिज और ये सारे सेम एज के हैं, सिमिलर कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम रहती है। ओशियनिक क्रस्ट है वो यंगर है किससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, क्योंकि मैंने क्या बताया वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो इससे तो नया ही होगा, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो उससे क्या है, थिनर भी है। और नेक्स्ट बात क्या होती है, बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन हैरी हैस, जिसने 1960
वन में कौन सी थ्योरी दे दी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, जो सी फ्लोर है वो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, मूविंग सिचुएशन में लगातार उसका क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कंसेंट मैग्मा इरप्शन एट मिड ओशियनिक रीजेस कॉज द रैप्चर ऑफ ओशियनिक क्रस्ट का रैप्चरिंग हो रहा है। और ये वो क्या करते हैं, जो लावा निकलता है वो पुराने ओशियनिक क्रस्ट को आगे पुश करता जाता है और उससे नया फ्लोर है वो बनता जाता है, सिंक डाउन होता जाता है, ओशियनिक ट्रेंचेस एंड ये सारी चीजें अपनी बात हो गई थी। फिर निकल के आई थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने मेजर 7 प्लेट की बात की थी पहले। कितनी कितनी प्लेट की बात की थी, 7 मेजर प्लेट की बात की थी, जिसमें अपन ने सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट की बात की थी, ईस्ट अफ्रीकन यहाँ पे बात की थी हमने, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की बात की थी, कैरेबियन प्लेट की बात की थी, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें की, जैसे अंटार्कटिक प्लेट की बात की थी, ठीक है। उसके बाद सोलोमन ये प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ठीक है, और भी देखा था हमने ये जैसे फिलिपन प्लेट हो गई, कुछ छोटी छोटी और देखी थी, कोकोआ प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, और ये नाजका प्लेट हो गई। ये सारी कुछ छोटी बड़ी हमने प्लेटें डिस्कस की थी कब, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेसिकली क्या है, सी फ्लोर और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उनका बेसिक आगे निकल के प्लेट टेक्टोनिक में आता है, बट इसके प्रूव थे हमारे पास, तो ये ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बन के आ गई, ठीक है। अब ये सारी की सारी सेपरेट प्लेट हमने देख ली, यानी यहाँ पे बेसिकली इंटायर एरिया में क्या रहती है, अब एक कहीं प्लेट बाउंड्री है, कहीं प्लेट बाउंड्री नहीं है, जहां मूवमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये प्लेट का मूवमेंट है, ठीक है। अब आपके पास कोई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या ओशियनिक क्रस्ट है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन वहां पे प्लेट है कि नहीं, जहां कोई बाउंड्री में मूवमेंट चलता रहता है वही उसके अकॉर्डिंग वो प्लेटें हैं वो मूव करती रहती है, और वहां पे एरिया क्रिएट होता है। हमने 7 मेजर प्लेट देखी थी, ठीक है, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, ये सारी कुछ माइनर्स हमने डिस्कस की थी, ठीक है। नजगा प्लेट देखी थी, कोकोस प्लेट देखी थी, अरेबियन प्लेट देखी थी, फिलीपींस प्लेट देखी थी, ठीक है। तो ये कैरेबियन प्लेट है, ये हमने बात की थी किसको लेके, प्लेट्स को लेके, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्लेट अलग अलग है, ये सारा डिस्कशन हमारा कल हुआ था, नोट्स अपने साथ रखे पता लगे। द बेसिक आइडिया इज द जो मोमेंट है इसका प्लेट्स का, यानी कोई दो प्लेट अगर कोलाइड होती है, प्लेट टेक्टोनिक एक्चुअली में क्या कहता है कि दो प्लेट आपस में कोलाइड होती है तो बीच का एरिया ऊपर उठ जाता है, उससे क्या बनता है, माउंटेन्स बनते हैं। अगर वो नीचे चला जाता है तो रिजेस बनते हैं। अगर अलग हो जाता है तो बीच में जो एरिया बनता है, जो नई प्लेट के क्रिएशन को भी क्या करता है, रिजेस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मान लो कई बार प्लेट है वो पैरेलल टू ईच अदर ऐसे भी चलती है, तो उससे क्या क्रिएशन होता है, तो ये मान लो अगर कोई प्लेट है वो आपस में पैरेलल चल रही है विदाउट कोलिजन विदाउट क्रिएशन, तो ये यानी उनमें जो प्लेट बाउंड्रीज जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वेरियस डिफरेंस प्रोसेस जितने भी सारी चलती है, जो अदर थिंग्स को भी क्या करती है, माउंटेन फॉर्मेशन है, रॉक फॉर्मेशन है, वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक्स है, ट्रेंच फॉर्मेशन है, रिज फॉर्मेशन है, ये बहुत सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लेन करती है वो। एंड ऑल ऑफ दिस व्हाट इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हमने लिखा था लास्ट में कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कैसे डिफरेंस है। हमने एक दो चीज़ देखी थी उसमें कि एक्चुअल में प्लेट टेक्टोनिक है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से डिफरेंस क्या क्रिएट करती है। एक तो रेसिस्टेंस की बात की थी कि इट इज़ कंसिस्ट वेरी हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा क्या क्या चीज़ें देखी थी बताओ, और क्या था इसके अलावा, पार्ट ऑफ द सिंगल प्लेट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट एक ऊपर है एक दूसरे के नीचे है, यानी वो सिंगल प्लेट का ही पार्ट है। यानी उसमें हमने देखा था कि वहां पे 3 लेयर स्ट्रक्चर देखा था, किसमें, वैगनर साहब वाली में, निफे नाइफ सियाल सीमा वो जो अपने देखा था, तो उसका अलग था। यहाँ पूरा मैकेनिज्म डिफरेंस है, यानी वहां पे एक मेन डिफरेंस था वो फोर्सेस का था। मेन डिफरेंस क्या है, फोर्सेस का है। यहाँ पे प्रॉपर कॉजेज है अपने पास प्लेट टेक्टोनिक में कि कोई भी अगर प्रोसेस हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, हाँ एकदम ठीक है। चलें आगे, सबने साथ साथ रिवाइज कर लिया। मैं डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, वो आप साथ साथ लिखें, प्रैक्टिस करें, और अब खुद से भी कुछ रिसोर्स करके आप कोई चाहें तो कोई पीवाईक्यू की बुक्स वगैरह खरीद के उनसे भी साथ साथ अपने ज्योग्राफी वाले सेगमेंट की क्या करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि आपको पता लगता रहे कि चीज़ें किस तरीके से चलती जा रही है, ठीक है।
क्योंकि अब सारा जो खेल है वो आपकी प्रैक्टिस का ही है। आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जितना आप लैक ऑफ अगर मतलब कंटिन्यूटी रहेंगे तो उतना ही खराब रहेगा, आप फिर कुछ ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आता है अपना प्लेट टेक्टोनिक। इससे मैंने आपको एक टेक्टोन वर्ड का मतलब, ये सारी बातें हमारी कल हो गई थी कि एक्चुअल में व्हाट इज द टेक्टोन वर्ड, इसका इंट्रोडक्शन। और प्लेट्स का अगर अपन बेसिक बात करते हैं तो अपने को पता लगता है कि देयर इज बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्लेट। थोड़ा सा एक डायग्राम बना के इसको देखते हैं कि एक्चुअल में प्लेट टेक्टोनिक है क्या। अगर हम प्लेट की बात करते हैं तो हम 3 टाइप्स ऑफ प्लेट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट में अपनी जो सबसे फर्स्ट जो प्लेट है वो कौन सी है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। प्लेट मूवमेंट में बात करेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसमें क्या होता है कि मान लो ये कोई 2 प्लेट है और ये किस तरीके का मूवमेंट करेगी, एक दूसरे के बिल्कुल पास आने का। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, डाइवर्जेंट बाउंड्री। दूसरा होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी जब प्लेटें क्या करें, एक दूसरे से दूर जाए। यानी इसमें जस्ट क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, व्हेन द प्लेट्स आर मूव टू ईच अदर। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, पैरेलल। थर्ड क्या होता है हमारा, पैरेलल। ये बड़ा ही ध्यान से समझ लेना भाई, पैरेलल बाउंड्री। पैरेलल बाउंड्री मान लो ये कोई 2 प्लेट है और एक इस साइड में डायरेक्शन हो रही है तो दूसरी इस साइड में जा रही है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ क्या हो गया अपने पास, प्लेट मूवमेंट हो गया प्लेट टेक्टोनिक में। ठीक है, दीज आर द बेसिकली 3 टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, अब अगर बात करें किसकी, डाइवर्जेंट बाउंड्री की। अगर डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं तो डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट की बात करेंगे अपन, ये डायग्राम बना लेना साथ में, ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट विच टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री, प्लेट मार्जिन किस टाइप का है। एक साइड में ओशियन है, एक साइड में अगर कॉन्टिनेंटल है तो ओशियन कॉन्टिनेंटल हो जाएगा, दोनों साइड में ओशियन है तो ओशियन ओशियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनके बाउंड्री के मार्जिन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, मान लो कोई 2 प्लेट है, दोनों साइड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट पार्ट है, तो ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट हो जाएगा। और दोनों साइड ही इसके मान लो क्या है, ओशियन पार्ट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट। जैसे मैं ड्रॉ करता जा रहा हूं इसको एज इट इज आप बना लेना। ठीक है, अब जब ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट की जब अपन बात करते हैं सबसे पहले तो अपन क्या देखते हैं कि मान लो ये क्या है, अपने पास कोई 2 डिफरेंट डिफरेंट प्लेट है। ठीक है, ये डायग्राम मत बनाना अभी, ये भी ओशियनिक प्लेट है एंड ये भी अपनी क्या है, ओशियनिक प्लेट है। ठीक है, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे ऐसे है, मूव अवे टू ईच अदर। ठीक है, तो इसको अपन कौन सा डाइवर्जेंट बोलेंगे, ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, I mean to say कि when this is ocean ocean in the ocean ocean divergent both are the plates are moving to each other। तो एक फोर्स यहाँ पे होना चाहिए जो इन दोनों को दूर कर रहा है, जो इनको, तो वो फोर्स बेसिकली क्या होगा, यानी यहां से नीचे से क्या निकल रहा है, कंटिन्यू राइजिंग ऑफ मैग्मा। यहां से मैग्मा निकलेगा, अब ये जो मैग्मा कंटिन्यूसली निकल रहा है, जो इसमें ह्यूज एनर्जी है, तो ये दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इससे यहां पे क्या क्रिएट होगा,
प्लेट बाउंड्री क्रिएट होगी। मान लो कि पहले यहाँ पे कोई मैग्मा नहीं था, तो यहाँ पे कोई प्लेट बाउंड्री नहीं थी, यानी ये सारे के सारे क्या थे, इसका सेम ऐसे पार्ट थे, कनेक्टेड थे। एक ये सिंगल ओशियनिक प्लेट थी पहले, बिल्कुल ऐसे इनिशियल में क्या थी, ये सिंगल ओशियन प्लेट थी, कोई डाइवर्जेंट नहीं था। ग्रेजुअली द क्रैक वाज क्रिएटेड हियर बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ राइजिंग मैग्मा। ठीक में, यहां से मैग्मा आना शुरू हो गया। दिस राइजिंग मैग्मा फर्स्ट इट क्रिएट्स ए क्रैक एंड बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग मैग्मा, पूरा तो अब देखो ये बाहर निकले, कुछ पार्ट इसका बाहर आएगा, और रेस्ट ऑफ जो मैग्मा है ये यहाँ पे कुछ इस साइड में ऐसे पुश होता जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जिंग मैग्मा बोथ द प्लेट्स ऑल्सो स्टार्टेड टू गेट पुश्ड अवे, दोनों क्या हो जाएगी, दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट होगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट। प्लेटों का दूर होना ये आपस में क्या है, डाइवर्जेंट है। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पहले से ही क्रैक था और बाहर मैग्मा आने लगा, मैग्मा ने ही किया क्रैक। द क्रैक इज क्रिएटेड बाय द मैग्मा बट विद ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब मैग्मा कहां से है, मैग्मा तो कहीं से जनरेट हो सकता है सर, मैग्मा कैन जनरेट एनीवेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसने क्रैक क्रिएट किया और इसने सेपरेट कर दिया, सिंगल प्लेट को टू डिफरेंट पार्ट में क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, और दोनों को अपोजिट साइड में पुश करना स्टार्ट कर दिया। सो व्हाट वुड हैपन इन दिस केस, द राइजिंग मैग्मा इज पुशिंग अवे एंड जो दो कम्स आउट हुआ, यानी राइजिंग मैग्मा दैट इज कम्स आउट थ्रू द क्रैक्स एंड वी एक्यूमुलेट ऑन द बोथ साइड हियर। This newly rising magma, the result creation of new oceanic crust both the side, आप यहां देख सकते हो। ठीक है, अब वापिस नया आएगा तो ये न्यू वन को क्या करेगा, पुश्ड करेगा, यहां से हटा देगा और वो वहां पे यहाँ पे जम जाएगा। आफ्टर सम टाइम वहां पे और आएगा और तो ये आगे चलता जाएगा इस तरीके से, और नया यहाँ पे इस तरीके से जमता जाएगा, जैसे हमने as we can discussed in the sea floor theory. Sea floor theory is the basically a phenomena which happen in ocean divergent plate boundary. ठीक है, ये किसकी वजह से, ओशियन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से हो रहा है। यानी दोनों साइड क्या हो रही है, कुछ ऐसी प्लेट्स क्रिएट होगी, मैग्मा आएगा, पुरानी प्लेट्स को आगे कर देगा, नई प्लेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। एंड व्हाट इज हैपनिंग ग्रेजुअली, new oceanic plate gradually created the margin between two plate over a long period of time which is accumulated magma builds up and that is what like as a ridge midge, यानी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे फिर, रिज। और ये ओशियन के बीच में है, सो वी से अबाउट दिस इज द मिड ओशियन रिज। ये क्या बन जाएगा, एक मिड ओशियनिक रिज बन जाएगा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप जब देखोगे तो आपको मिड ओशियनिक रिज यहाँ पे दिखेगी, जिससे मैग्मा इज कंटिन्यूअसली राइजिंग एंड पुशिंग बोथ द साइड अपार्ट। ठीक है, ये बात समझ आई। ओशियन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ओशियन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, एक तो प्लेट मूवमेंट ये हो गई। सो अगर सीधा सा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब ओशियन प्लेट बाउंड्री, क्या करते हैं डिस्क्राइब में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हैं। यानी when the in a plate margin two plates are moving away to each other by the magma, और जैसे ही वो एक दूसरे से दूर जाएगी as they move each other, तो उससे क्या होगा, the continuously moving the layers of rocks। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली रॉक लेयर्स बन गई यहाँ पे। अब ये क्या है अपने आप में, ये रॉक लेयर्स बन गई यहाँ पे, तो ये क्या एक्यूमुलेट करेगी, ये एनर्जी एक्यूमुलेट करेगी, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स ऑफ रॉक यहाँ पे बन गई, तो ये सेम स्पीड से तो मूव कर नहीं सकती। ऑल द लेयर्स आर हैव डिफरेंट स्पीड्स, कभी किसी की स्पीड ज्यादा है, कभी किसी की स्पीड कम है। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉक्स है, 100 किलोमीटर तक इनकी थिकनेस हो सकती है, और ये एक सेम टाइम में जब मूव करेगी, सम टाइम अबव द लेयर, सम टाइम बिलो द लेयर, कभी स्पीडली होगी, कभी स्लोली होगी, तो इससे क्या होगी, एनर्जी बिल्डअप होगी, और दोनों मल्टीपल लेयर के अंदर क्या है, एनर्जी क्रिएट होगी, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होके एक्यूमुलेट हो जाएगी, एक टाइम के बाद वहीं पे प्रॉपरली स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, और वहां से प्रॉपरली क्या निकलती जाएगी, एनर्जी निकलती जाएगी, और उस वजह से क्या निकलता है, अर्थक्वेक निकलता है। व्हाई द अर्थक्वेक हैपन देयर, कंटिन्यूअसली बाय द मूविंग ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो ये मोस्टली इस वजह से क्या होता है, फिर यहां से इस वजह से मिड ओशियन रीजन में क्या होता है, प्लेट्स का मूवमेंट ज्यादा रहेगा, उन रॉक्स का मूवमेंट ज्यादा रहेगा,
तो वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी किसकी, अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन की। यानी वो जो दैट बिल्ड ऑफ एनर्जी है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट मोशन करवाती रहती है वहां पे, इस वजह से जो रिज है वहां पे क्या रहते हैं, अर्थक्वेक की ज्यादा रहती है। तो अर्थक्वेक बेसिकली कितने टाइप का था, 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, शैलो, सेकंड क्या होता है इंटरमीडिएट, और थर्ड वन क्या होता है डीप सीड। ये क्या डिसाइड कर रहा है, लेवल कि कहां कितनी एनर्जी बन रही है। ए शैलो अर्थक्वेक विल हैव द एनर्जी बिल्डअप रिलीज बिटवीन 0 to 17 किलोमीटर, 0 to 70 सरफेस से डेप्थ में जो एनर्जी रिलीज होगा उसे शैलो अर्थक्वेक फील होगा, दैट टाइप ऑफ अर्थक्वेक नोन एज शैलो। अगर 70 to 350 है, अगर इतनी डेप्थ में एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो कौन सा होगा, इंटरमीडिएट। एंड बियॉन्ड 320 तो वो क्या होंगे, डीप सीटेड अर्थक्वेक होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट बाउंड्री व्हाट वी सी शैलो अर्थक्वेक, वी डोंट ऑब्जर्व इंटरमीडिएट एंड डीप सी, क्योंकि और नीचे क्या है डाइवर्जेंट बाउंड्री दूसरी स्टार्ट हो जाती है। ओशियन ओशियन तो इतना ही है, उससे ज्यादा नीचे है ही नहीं ओशियन बाउंड्री, तो हम कौन सा फील करते हैं, सिर्फ शैलो। ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि वहां पे सिर्फ कौन सा अर्थक्वेक फील होता है, सिर्फ शैलो, क्योंकि इनका इंटरेक्शन काफी सरफेस के पास में ही है, तो वो स्लोली एंड कंटिन्यूअसली मूविंग रीजन है, तो वहां पे हल्का सा हमें शैलो अर्थक्वेक देखने को मिलता है। कहां पे, ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से और तैयार हो गया हमारा। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वो लेसर रेसिस्टेंस से मूव करती है, जिसकी वजह से एनर्जी बिल्डअप भी वहां पे क्या होता है, कम होता है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी द कॉज ऑफ शैलो अर्थक्वेक। वहां पे कैसा हाई अर्थक्वेक हम नहीं देखते, डीप रूटेड अर्थक्वेक हम नहीं देखते, शैलो अर्थक्वेक फील करते हैं। फ्रिक्वेंट होते हैं यहाँ पे, आते ही रहते हैं, पर ज्यादा खतरनाक नहीं आते। ठीक है, सो व्हाट अबाउट द मैग्मा जनरेशन। यहाँ पे मैग्मा जनरेशन वल्केनिक एक्टिविटीज वो किस टाइप का होगा, यहाँ पे कैसा मैग्मा निकलेगा यहाँ से, स्लो एंड कंटिन्यूस। यहाँ पे वायलेंट एरप्शन देखने को नहीं मिलता। ओशियन ओशियन जो ये अपना है इसमें वायलेंट एरप्शन ऐसे नहीं कि अचानक से बहुत बूम ब्लास्ट होके निकला, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं जो सबसे फ्यूजन होता रहता है। ठीक है, और बहुत ही एक स्लोली प्रोसेस से मैग्मा यहाँ से निकलता रहता है। ठीक है, यानी एक साइड इस जा रही है, एक साइड इस जा रही है, बीच में से गैप है, यहाँ से स्लोली एंड कंटिन्यूस प्रोसेस में मैग्मा कम्स आउट होता रहेगा। ठीक है, दे आर नॉट लाइक ए वायलेंट इरप्शन या फिर वायलेंट वल्केनिक एक्टिविटी, दे आर जस्ट स्लो एंड कंटिन्यूस इन प्रोसेस। ठीक है, ये इनके बेसिक सी फ्यूजन प्रोसेस हो गई। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। बेसिकली हमारा जो मिड ओशियन जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी था, यहाँ पर भी सेम एज वैसा ही है। ठीक है, इज दैट क्लियर, सेट है। ठीक है, ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, ये आप अच्छे से आई थिंक समझ गए। अब मान लो कि यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, कोई दो ऐसे प्लेट्स बना दी। ठीक है, ओशियन ओशियन मूविंग अवे एंड दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ मैग्मा, और यहां से मैग्मा जब कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, तो यहां जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है वो अपनी कौन सी हो जाएगी, मिड ओशियनिक रिज, MOR, और प्लेटें एक दूसरे से दूर निकल जाएगी, यहाँ भी नीचे कुछ सरफेस रॉक्स बन जाएगी जो एनर्जी का देखते हैं। तो लिख लो ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट, राइट अबाउट दिस लगाओ हेडिंग ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट। ये स्लाइड्स आपको देंगे तो उसमें सारा मटेरियल लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, द प्लेट मार्जिन इज, द प्लेट मार्जिन इज the zone where, the plate margin is the zone where two oceanic plate boundaries are moving away from each other
are moving away from each other. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मार्जिन इज द जोन ऑफ टेंशन. The margin is the zone of tension where lithosphere splits, comma separates and moves apart. Split, separates and moves apart into opposite direction. नेक्स्ट लिखो, हॉट मैग्मा कम्स अप थ्रू द क्रैक्स and solidifies leading to the formation of new oceanic crust. नेक्स्ट लिखो, the continuous buildup of solid magma, the continuous buildup of solidified magma results in the formation of mid-oceanic ridge. Results in the formation of mid-ocean ridge. Results in the formation of mid-oceanic ridges. Mid-ocean ridges along the plate margin. Along the plate margin. Next point, in this plate boundary, shallow earthquakes with a focus of up to 70 km are observed. With focus up to 70 kilometers is observed. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, नेक्स्ट लिखो, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, कुछ ऐसा, ये क्या है, ओशियनिक प्लेट बाउंड्री डाइवर्जेंट, कुछ ऐसा है, ठीक है. द राइजिंग मैग्मा हैज क्रिएटेड द क्रैक्स, मैग्मा बाहर निकला, अलग अलग किया, दोनों साइड को पुश करेगा और न्यू ओशियनिक क्रस्ट क्रिएट होगा. ओल्डर वन गेट पुश्ड अवे causing the sea floor spreading. This happen all along length of the plate, ठीक है, because it's not happen on one location. पूरा इधर से लेके इधर तक, जहां तक जाएगा मैग्मा राइजिंग, जहां तक होगा वहां तक क्रैक क्रिएट होंगे इसके अंदर, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सबसे ज्यादा ये चीज कहां पे हो रही है, मिड अटलांटिक रिज. इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो रीजेस में से एक आता है, ठीक है. जब मिड अटलांटिक रीजन, जैसे आप ये डायग्राम हमारा कहाँ गया, वो इसमें पूरा इधर से लेके यहाँ तक ये, ठीक है, इतना पूरा का पूरा, यानी पूरा आप ऊपर तक देखोगे यहाँ तक. इससे क्या हो रहा है, ये पूरा पुश अवे हो रहा है, तो इससे ग्रेजुअली जो अटलांटिक ओशियन है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड वंस आर मूविंग अवे और पूरा का पूरा सी फ्लोर इधर का स्प्रेड हो रहा है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओशियनिक ओशियन डाइवर. देखो कितना बड़ा है यहाँ तक ये पूरा
ये दोनों ओशियनिक ओशियनिक प्लेट है, दोनों अलग अलग हो रही है, और ये पूरा का पूरा एवरीवेयर बोथ द साइड्स ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज क्रिएटेड बाय दिस। ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकल रहे हैं, ये एंटायर जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, दूर होता जा रहा है। समझिए इस बात को। तो ये हमारा किसका हो गया, ओशियनिक ओशियन। तो एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल्स ऑफ मिड ओशियनिक रीजस, इसी में लिखते जाओ आगे, एग्जांपल्स ऑफ मिड ओशियनिक रीजस मीजस द मिड अटलांटिक रिज, द मिड अटलांटिक रिज कॉमा मिड अटलांटिक रिज, एक रिज यहाँ पे भी है इंडियन ओशन में से, इसको क्या बोलते हैं, कार्ल्सबर्ग रिज। तो कॉमा लगा के लिख लो, कार्ल्सबर्ग रिज, कार्ल्सबर्ग रिज कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे यूं ऐसे फैली हुई है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में भी हमारे पास एक रिज है यहाँ पे, यहाँ भी प्लेट्स कुछ क्या हो रही है, मूव हो रही है, यहाँ पे भी प्लेट्स क्या हो रही है, मूव हो रही है। ये कार्ल्सबर्ग हो गई, ये है ईस्ट पैसिफिक राइज, ईस्ट पैसिफिक राइज। तो लिखो पहला पैसिफिक का, कार्ल्सबर्ग, ईस्ट पैसिफिक राइज। व्हाट इज राइज, राइज इज रिज जैसा ही होता है, थोड़ा सा नीचे रहता है बस। ठीक है, स्लाइटली ऑफ लोअर डेप्थ ऑफ द रिज, जिसको राइज बोलते हैं। तो ये मिड अटलांटिक होगी, जो अटलांटिक ओशियन में है, पानी के नीचे है, कभी कभी पानी से भी ऊपर आ जाती है ये। ठीक है, समटाइम दिस मिड अटलांटिक रीजेस राइजिंग अबव द वाटर, दैट इज क्रिएशन ऑफ द आइसलैंड। आइसलैंड बेसिकली, आइलैंड जिसको आप कहते हो, बेसिकली क्या होते हैं, जो पूरा आइसलैंड है वो ऐसे ही सारे के सारे ऐसे ही बने। जो मिड अटलांटिक रीजन जो होती है वो ये ऊपर निकलते हैं और उससे जो जगह दिखती है वो। ठीक है, यानी जो मिड ओशियनिक जो रीजन होते हैं वो अपने को माउंटेन्स फॉर्मेशन में या ऐसे ऊपर दिखती रहती है। जैसे आपको एक डायग्राम से दिखाया जाए, जैसे ये स्क्रीन पे जो लगा था ये भी बेस्ट एग्जांपल था, मिड ओशियनिक रीजस। देखो इसमें ये दिख रहा होगा आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये चीजें जैसे ऊपर निकल रखी है, दोनों में स्प्रेडिंग हो रही है। ठीक है, ये हर जगह मैग्मा जैसे बाहर निकल के ऐसे नहीं आता, लेकिन मोस्टली ऐसे आता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्या हो गया हमारा, यहाँ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ ये चीजें ऐसे बनती है। तो ये हो गया अपना क्या, ओशियन ओशियन। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो वो दिख रहे हैं, जैसे ये ऊपर सारी स्ट्रक्चर निकल रखी है। तो ये ओशियन ओशियन का समझ में आ गया, इतना इनफ है, इससे नॉट मोर देन। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हो गया कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट divergent. What happen in continent continent divergence? The same situation is imagine on a continent continent. वहां पे शुरू हुआ था ओशियनिक प्लेट में, यहाँ पे शुरू होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट में, यानी शुरू ही किससे हो रहा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट से हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई प्लेट है, ठीक है, और अब इन प्लेट से क्या होगा, मैग्मा निकलेगा, यानी यहां से नीचे से मैग्मा निकलेगा कुछ इस तरीके से, राइजिंग ऑफ मैग्मा। तो उसमें तो क्या था, वहां तो राइजिंग ऑफ मैग्मा किससे था, ओशियनिक से था, और यहाँ कॉन्टिनेंटल से था। ये तो कहीं से भी हो सकता है, जहां से भी अर्थ का मैग्मा है वो कहीं से भी इरेप्ट हो सकता है चीजें, यानी बट ये प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की प्रोसेस होती है, ये अचानक से सडन प्रोसेस नहीं होती।
ये बहुत टाइम लगता है ऐसा कुछ होने में, एक बार के इरप्शन से भी ऐसा नहीं होता। अगर मान लो सेम काइंड ऑफ मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, तो ये प्लेट क्या होगा, इस प्लेट में अगेन क्या होगा, क्रैकिंग होगा, ये तोड़ेगी इसको, तो एंटायर प्लेट में क्या होगा, यानी इन द एंटायर लिथोस्फीयर एंड जो कॉन्टिनेंट है इसमें क्या होगा, क्रैक क्रिएट होगा। बट ये इतना इजी नहीं है जितना ओशियनिक क्रस्ट में था। ओशियनिक क्रस्ट तो क्या था, थिन था भोजा, लेकिन ये तो थिक है। ओशियनिक क्रस्ट का पार्ट क्या होता है, पतला रहता है थोड़ा सा, ये अप्रोक्सीमेट 9 किलोमीटर ओनली। बट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज वेरी वेरी थिकर, मच मोर रिजिडनेस रहती है, ये बहुत रिजिड रहती है, यहाँ पे क्रैक करना इजी नहीं होता। बट मैग्मा ने भी ठान रखा है, मतलब वो भी बहुत प्रोमिनेंट टाइप का प्राणी है, वो क्रैक कर ही देगा इसको, ठीक है। यानी वो पूरी इस एंटायर कॉन्टिनेंट प्लेट को क्या कर दे, लेकिन बहुत टाइम लगता है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल क्रैक एंटायर प्लेट एंड स्लोली स्लोली हियर एंड देयर इट मे रिजल्ट इन द इरप्शन। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही निकलेगा, अदरवाइज हर जगह तो ये नहीं दिखेगा। बट ओवरऑल वी कैन सी द राइजिंग ऑफ मैग्मा ग्रेजुअली पुशिंग अवे द प्लेट्स। पहले तो क्रैक करेगा, ये अलग होगी, ये प्लेट एक अलग होगी, दूसरी अलग होगी, ठीक है, दोनों को अलग अलग बना देगा और धीरे धीरे बाहर निकलेगा ये, एंड बोथ द पार्ट स्टार्ट मूव अवे टू ईच अदर। इन बिटवीन इससे क्या होगा, एक ह्यूज क्रैक बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओशंस में तो बहुत क्लियर दिखता है, लेकिन इसमें इतना दिखता नहीं है। ये प्रॉपर जो बड़ा सा क्रैक है, ये राइजिंग मैग्मा जो कर रहा है अलग अलग करेगा। इस क्रैक को अपन बोलते क्या है, ये जो एक बड़ा सा क्रैक जो इजीली ऑब्जर्वेबल है, इस क्रैक को बोलते हैं रिफ्ट वैली, which is found in continent. Here and there you can see easily the rift valley, जहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है, जो स्प्रेड हो रखा है। जहाँ भी आपको वेल्केनो मिलेगा, यहाँ पे आपको वेल्केनो मिलेगा, क्योंकि मैग्मा एट द टाइम, उस टाइम तो उससे बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि रॉक है वो बहुत ही हार्ड इन स्ट्रक्चर है, तो वो ट्राई टू स्टॉप, यानी वो उसको क्या करेगी, स्टॉप करेगी, तो मैग्मा एक्यूमुलेट होगा और बहुत हाईली क्वांटिटी बिल्ड होगा, फिर बाहर निकलेगा। ओशियनिक रीजन में हमें वोल्केनो नहीं मिला था, क्योंकि कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पहले पूरा नीचे स्टोर होगा और फिर एक बूम के साथ बाहर निकलेगा, तो हमें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी अपने पास पहले एक सिंगल प्लेट थी, वो क्या हो गई, रिफ्टेड हो गई, और बाद में अगर आप देखो रिफ्ट वैली जब यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्मा यानी वल्कनिक इरप्शन है, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने को देखने को मिलेगा। तो अब इन इस जो ये बीच की जो चीज है, मान लो यहाँ पे जो ये क्रिएशन हो रहा है, ये जो ये वन सिंगल कॉर्डिनेट इधर हो गया, ये इधर हो गया, बीच में रिफ्ट वैली हो गई, अब ये क्या हो गया, सेपरेटेड हो गया, और यहाँ से धीरे धीरे ये मैग्मा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे रोक है वो उसको रोक रही है, लेकिन ये एक साइड का जो अपने निकलेगा, यानी जो ये सेपरेट हुआ है, ये पार्ट इधर हो गया और ये पार्ट इधर हो गया। इस रिफ्ट वैली जो बनी है, इसका फर्स्ट स्टेज जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। इंट्रा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्टिनेंटल डाइजन। ये बेसिकली इसकी इट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ स्टेज। In the first stage, a single continent have get separated away from each other, creation of rift valley, and the first stage of the valley is known as intracontinental drifting. ठीक है, ये क्या करेगा, मैग्मा बाहर निकलेगा, रिफ्ट वैली क्रिएट करेगा, ऊपर से आपको इजीली रिफ्ट वैली देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए इस बात को, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। अगर आपको रिफ्ट वैली देखना है तो ये है रिफ्ट वैली, ये आप देखो यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका के जो आसपास की ये लोकेशन है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट आज भी हो रहा है, एक प्लेट है वो दूसरी तरफ जा रही है, एक प्लेट है वो उसके पास आ रही है, ठीक है। यानी सॉरी, ये तो साउथ अप्लेशियन का हो गया ना, ईस्टर्न अफ्रीका का यहाँ हो गया। यहाँ से इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक रिफ्ट वैली है, जो इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसको बोल रहे हैं। यानी ये पार्ट क्या हो रहा है, अलग अलग टूट के इससे अलग जा रहा है। उसी का जो एरियल पिक्चर है उस रिफ्ट वैली का, वो आप यहाँ देख रहे हो। यानी बेसिकली रिफ्ट वैली क्या होता है, सीरीज ऑफ फॉल्ट होता है,
फॉल्ट हमने बात किया था, ब्रेक हो जाएगा, ब्लॉक्स बन जाएगा, ठीक है। वो इसीलिए बना कि क्रैक्स हो गए, क्रैक्स है वो अलग अलग हो गए। ऊपर से देखते हैं तो अपने को ब्लॉक ब्लॉक दिखते हैं, और ये सीरीज कंटिन्यूस होती है तो फॉल्ट की, तो वो क्या बनता है, रिफ्ट वैली बनता है। द एंटायर पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीका इज फेमस है। ये एलिवेटेड भी दिखता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अपने को कुछ इस तरीके से भी दिखता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूज रिफ्ट वैली बनती है, पूरा क्रैक है यहाँ पे। हो सकता है कुछ नेक्स्ट मिलियंस ईयर में ये क्या हो जाएगा, टोटली अफ्रीका से सेपरेट हो जाएगा ये पार्ट इधर वाला, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, और यहाँ भी कोई एक रेड सी जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ये अपना कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का कुछ इस तरीके से प्लॉट आउट अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, तो और अपने को क्या देखने को मिलता है, यानी इसमें एक तो अपन ने क्या देख लिया, फर्स्ट स्टेज इंट्रा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, ठीक है, रिफ्ट वैली इंट्रा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, और दूसरा होगा इंट्रा प्लेट थिनिंग, ठीक है। अब इंट्रा प्लेट थिनिंग का क्या मतलब होता है, बेसिकली इंट्रा प्लेट थिनिंग का क्या मतलब होता है, यानी अपन ये दोनों पार्ट देख रहे हैं कि दोनों पार्ट से ये अलग हो गया, तो फर्स्ट स्टेज तो इंट्रा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, और इसका जो सेकंड स्टेज होगा वो होगा इंट्रा प्लेट थिनिंग। प्लेट अलग अलग हो गया फर्स्ट स्टेज में। अब जो राइजिंग मैग्मा है वो कॉन्टिन्यूस क्या करेगा, दोनों साइड के पार्ट को क्या करेगा, मेल्ट करेगा, क्योंकि मैग्मा अपने आसपास के हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, मेल्ट करेगा। मेल्ट होने से जो प्लेट्स है उसमें थिनिंगनेस क्रिएट होगी, तब इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा प्लेट थिनिंग, ठीक है। और इससे कुछ किस तरीके की प्लेट देखने को मिलेगी, मैं इसको इस साइड लिख देता हूं, दूसरी साइड। जैसे फर्स्ट स्टेज तो क्या हो गया, जब क्रैक आई तो इंट्रा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, और सेकंड हो गया इंट्रा प्लेट थिनिंग। अब कंटिन्यूसली राइजिंग ऑफ मैग्मा, हॉट मैग्मा है तो वो मेल्ट करेगा, तो अब प्लेट की नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो प्लेट की कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसे, प्लेट की स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, प्लेटें हैं वो कुछ, अब जो ये इस तरीके से प्लेट थी वो अब कुछ ऐसी दिखेगी। तो अब नीचे से स्पेस ज्यादा मिल गया तो मैग्मा भी ज्यादा निकलेगा, ठीक है। अब मैग्मा को भी क्या ज्यादा स्पेस मिल गया तो मैग्मा भी क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों कॉन्टिनेंट से दोनों से ज्यादा मैग्मा निकलेगा, और बहुत दोनों के एज है वो थिनर हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मेल्ट करता जा रहा है कंटिन्यूस, मैग्मा कंटिन्यू बाहर आ रहा है और रैपिडली आ रहा है, तो दोनों को क्या कर देगा, ज्यादा मेल्ट करेगा। यानी जो प्लेट ऐसे थी उसकी स्ट्रक्चर अब कैसे होगी, कुछ इस तरीके से हो गई। अब आप इस ऊपर वाले पार्ट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जहां पे बहुत ज्यादा गैप मिल गया, बहुत ज्यादा गैप मिल गया इस वाले पार्ट में, कुछ ऐसी एक बेसिन जैसी स्ट्रक्चर हो गई, तो यहां से क्या होगा, बहुत सारा पानी यहाँ के एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड दैट्स क्रिएट इन शी इटसेल्फ, दैट इज इन नेचर ए वेरी शैलो शी, ज्यादा डीप नहीं होता। एंड द फ्लोर ऑफ द सी इज ए रिफ्ट वैली, जो पहले यहाँ क्या था, रिफ्ट वैली था जहां से मैग्मा बाहर निकलता जा रहा है, और वहां पे थोड़ा सा क्या हो गया, एक बेसिन क्रिएट हुआ तो उसमें पानी भर गया, शैलो सी बन गया, और ये प्लेटें एक दूसरे से आज भी ईच अदर। सेकंड स्टेज ये तो हो गई, पहली कौन सी, इंट्रा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, और ये हो गई इंट्रा प्लेट थिनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है बेस्ट, इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल आप देखते हो, रेड सी, इट इज द फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज था उसका, और यहाँ पे क्या बन गया, अब शी बन गया, और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये भी अलग हो गया इससे, और हम बात कर रहे थे कि ये भी थोड़े टाइम बाद अलग हो जाएगा, तो यहाँ भी इसका कुछ सी जैसा बन जाएगा, तो ये कौन सा, इंट्रा कॉन्टिनेंटल थिन। सबसे लास्ट हमारा हमने बात की थी कि सबसे लास्ट में अलग कौन सा हुआ था, हमारा अरेबियन पार्ट, ये देखो पहले ये रिफ्ट वैली था, लास्ट इमेजेस में हमने देखे थे कि पहले ये अफ्रीका से अटैच था, ग्रेजुअली धीरे धीरे सेपरेट हुआ तो ये अलग हो गया, लास्ट में ये अरेबियन, और इसके बीच में दोनों के बीच में एक शैलो सी क्रिएट हो गया, both have moved apart, that is result in creation of a sea here, जिसको आज अपन रेड सी के नाम से जानते हैं, जो कि सेकंड स्टेज ऑफ कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट है अपने आप में, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इन द फ्यूचर यहाँ पे भी एक न्यू सी क्रिएट होगा और ये चीज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अफ्रीका का जो इतना वाला पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कब होगा, फ्यू मिलियंस, थोड़े से टाइम में, ज्यादा समय नहीं, कुछ एक ही मिलियंस ईयर्स में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म है ना, जैसे अपने घंटों में दिनों में काउंट करते हैं, तो इनके लिए वो मिलियंस ईयर में है। दैट इज द सेकंड स्टेज। इन द सेकंड स्टेज यू कैन सी बोथ द जो एज है वो थिन हो गई और प्लेट क्या हो गई, थिनिंग हो गई। ठीक है, और ये दोनों साइड को क्या कर रहा है, दूर करता हुआ जा रहा है, और ऊपर जाके वाटर एक्यूमुलेट हो गया एक बेसिन सा, उसमें सी बन गया, बहुत ही शैलो सा सी है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज हो गई। अब चलो थर्ड स्टेज पे चलते हैं। आप इसको अभी एक बार समझते जाओ ये सारी चीज। अब मान लो कि ये प्रोसेस कंटिन्यू आ रही है, ये मैग्मा कंटिन्यू आता जा रहा है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जा रही है। तो अब दोनों साइड और क्या होगी, और ज्यादा मेल्ट होगी हॉट मैग्मा से, और ज्यादा मूव होगी, और गैप क्रिएट होगा, और ज्यादा मैग्मा नीचे से निकलेगा थर्ड स्टेज में, और ज्यादा निकलेगा। आफ्टर सफिशिएंट मूवमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये चीजें क्या करेगी, यानी क्या ये प्रोसेस चलती रहेगी। बोथ द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट हैव मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, प्रॉपरली डिस्टेंस पे हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब एक तो यहां देखो, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज। अब देखो, अब इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक ओशियनिक क्रस्ट हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन जाएंगे, और इन दोनों के बीच में एक न्यू ओशियनिक क्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, एक नया ओशियनिक क्रस्ट बिल्ड हो जाएगा इन दोनों के बीच में। दैट इज ड्यू टू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ दिस राइजिंग मैग्मा, वो जो ऊपर जो मैग्मा था। लेकिन यहाँ पे भी अभी गैप है, यहाँ पे भी अभी गैप है, यहाँ से भी मैग्मा अब भी आ रहा है कुछ ऐसे। दिस कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा मेक्स इट अपीयर लाइक ए मिड ओशियनिक रिज, वापिस से वो ओशियन ये ओशियन हो गया, तो ये वापिस से मिड ओशियन रिज दोबारा से बन जाएगा यहाँ पे। दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ ए कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट। ठीक है, जिसको ऊपर क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रिज। समझ गए इस बात को, यानी ये फर्स्ट प्रोसेस था, फिर धीरे धीरे शुरू हुआ, और बाद में ये चलते चलते कुछ इस तरीके से आया, फिर एक नया ओशियनिक क्रस्ट, दोनों इतने दूर हो गए कि दोनों अलग अलग दो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट बन गए, बीच में एक नया ओशियन क्रिएट हुआ, तो मिड ओशियन रिज। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अटलांटिक ओशियन। द एंटायर फ्लोर ऑफ अटलांटिक ओशियन इज न्यूली बिल्ट, न्यूली क्रिएटेड। when the South American plate got separated from the African plate, North American plate got separate from Eurasian plate, और बीच में जो स्ट्रक्चर बना वो कैसे हुआ, अटलांटिक ओशियन। तो अब समझ में आया कैसे हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे हुआ। दिस मैकेनिज्म ऑफ रिज फॉर्मेशन अननोन फॉर अल्फ्रेड वैगनर, वो बेचारा बता नहीं पाया, वो सिर्फ इतना ही बता पाया कि ये चल रहा है, पर रीजन यहां से है। यहां से शुरू कर दो, मिल गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। There was a single continent that is known as Pangaea. A crack was created and both the part got separated. This is Angara land and this is Gondwana land, in between Tethys Sea. समझा था हमने। Gradually both the part moved away. Tethys Sea widened, Tethys Sea चला गया, और एक न्यू ओशियनिक फ्लोर क्रिएट हुआ, न्यू ओशियनिक फ्लोर इज क्रिएटेड, न्यू ओशियनिक रीजेस क्रिएट देयर, सेम थिंग्स हैपन देयर आल्सो। कुछ इस तरीके सभी प्लेटें के साथ चलती रही, और अर्लियर क्या हुआ, साउथ अमेरिकन प्लेट निकली, और उसमें भी ये क्या हुआ, क्रैक हुआ। ठीक है, ए क्रैक वाज क्रिएटेड दैट वाज रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ ए रिफ्ट वैली इन फर्स्ट स्टेज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली हो गया, इंट्राप्लेट हो गया। देखो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, ये रहा एज इट इज। ठीक है, ये क्रैक हो गया, और ये ग्रेजुअली ये जैसे जैसे मूव होता गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक शैलो सी अपीयर्ड हुआ, और ये कौन सा, सेकंड स्टेज हो गया, इंटरप्लेट थिनिंग। आफ्टर सफिशिएंट मूवमेंट, पूरा का पूरा मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, in between entirely new oceanic crust which is created along with the mid oceanic ridge is known as Atlantic Ocean। ये कंटिन्यूस तो बना है, पहले ये पूरा था और ये अलग हुआ, तो बीच में ये ओशियन बन गया।
ये थर्ड स्टेज है। यहाँ पे भी नहीं है, हर जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस जगह भी है, छोटा छोटा सब जगह चल रहा है। जहाँ बड़ा हो गया वहां पूरे बड़े ओशन, जहाँ छोटा है वहां शैलो। दिस एक्सप्लेन्स द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट which has happened across the different part of the earth over last 350 million years. 350 million years से पहले there was a single continent and after that time they all got separated by the process of continent divergent। ये कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट हो गया। पल्ले पड़ी क्या ये बात? यानी ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट है वो ओशियन ओशियन प्लेट में भी शुरू हो सकता है, लेकिन कॉन्टिनेंट से ये चीजें इस तरीके से पूरा, मतलब कॉन्टिनेंट और ओशियन से देखते हैं, दोनों से समझ में आता है हमें। ठीक है, लेकिन ये भी फाइनली जाके लास्ट में जो कॉन्टिनेंट वाला है वो भी लास्ट में जाके क्या बनता है, जो कॉन्टिनेंट वाला है वो भी लास्ट में जाके किस में कन्वर्ट होता है, मिड ओशियन रीजन, ओशियन में बनता है ये भी। तो बनता कैसा है, शैलो, स्टिल शैलो ओनली, यानी नया नया बनेगा वहां शैलो, शैलो बनेगा तो अर्थक्वेक भी कैसा रहेगा, शैलो ओनली, सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर ऊपर तक भी आएगा, ज्यादा डीप रूटेड वो नहीं रहेगा। इंटरमीडिएट और डीप शीटेड अर्थक्वेक अपन नहीं देखते ऐसी जगह पे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक किसी को, किसी की प्लेटें हिल तो नहीं रहा, ये सब सोच के कितना, मतलब एकदम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है इस चीज का। अब ये इससे ज्यादा बड़ा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अब लिख लो इसके बारे में। ये आप अपने हिसाब से ये डायग्राम क्रिएट भी कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, ये एक रफली सा ही बनाया है अपन ने यहाँ पे, आपको लगता है कि इसको बढ़िया बनाना चाहिए तो आप बना भी सकते हो साथ साथ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस काम करती है। ठीक है, तीनों हो गई, समझ में आ गया। लिखो, द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसी में प्लेट टेक्टोनिक में ही चलने दो, या हेडिंग लगा लो एक, क्या छोटी सी हेडिंग लगा लो आप। कहां तक लिखा था हमने, राइज इन पैसिफिक ओशियन, हेडिंग लगाओ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट, और इसमें लिखना स्टार्ट करो, द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, द फॉर्मेशन ऑफ divergence plate boundary, the formation of divergent plate boundary along a continent has three stages, along a continent has three stages, along continent has three stages। first लिखो intracontinental drifting, intracontinental drifting, intracontinental drifting, drift, इंट्राकॉन्टिनेंटल, इसको रिफ्टिंग लिखो, ड्रिफ्टिंग नहीं, ड्रिफ्टिंग अलग हो जाएगा, इंट्राकॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग। इसमें फर्स्ट लाइन लिखो, द अपर मूवमेंट ऑफ मैग्मा, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मैग्मा बिलो ए कॉन्टिनेंटल प्लेट, the upward movement of magma below a continental plate causes the fragmentation of continent, the fragmentation of continents through creation of numerous cracks and faults, through the creation of numerous cracks and faults। next point लिखो, such a series of faults are called as such a series of faults are called as rift valleys, rift valleys।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइजिंग मैग्मा स्टार्ट्स टू कम आउट, rising magma starts to come out, rising magma starts to come out through this rift, through this rift, through this rift. एग्जाम्पल लिखो, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। सेकंड स्टेज लिखो, इंटरप्लेट थिनिंग, इंटरप्लेट थिनिंग। इसमें लिखो इंटरप्लेट थिनिंग में, इट इन्वॉल्व पार्शियल मेल्टिंग ऑफ, it involve partial melting of lithosphere, it involve partial melting of lithosphere and gradual thinning of continental crust, and gradual thinning of continental crust, gradual thinning of continental crust। next point लिखो, rift valley starts to widen, rift valley starts to widen and may gradually get filled, rift valley starts to widen and may gradually get filled with, and may gradually get filled with ocean water, ocean water, ocean water resulting in the formation of a shallow sea, resulting in the formation of a shallow sea। resulting in the formation of a shallow sea। थर्ड लिखो, formation of mid oceanic ridge, इसका एग्जांपल लिख लो सेकंड का, इंटरप्लेट का रेड सी, ठीक है, एग्जांपल रेड सी। और थर्ड लिखो, थर्ड स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस, मिड ओशियनिक रिजेस, मिड ओशियनिक रिजेस। और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, द कंटिन्यूअस स्प्रेडिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट, the continuous spreading of continental plate away from each other, away from each other, and the creation of new oceanic crust, and the creation of new oceanic crust, creation of new oceanic crust along the rift valley, along the rift valley by the rising magma, by the rising magma, along the rift valley by the rising magma pushes the continental marsh, pushes the continental marsh sufficiently apart, sufficiently apart। नेक्स्ट लिखो, at this stage, at this stage there will be a new oceanic basin, there will be a new oceanic basin, new oceanic basin along both sides of the ridge, along both the side of the ridge, along both the side of ridge। example, mid Atlantic Ocean,
एग्जाम्पल मिड अटलांटिक ओशियन। मिड अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो ये फर्स्ट पार्ट था किसका, प्लेट टेक्टोनिक के डाइवर्जेंट बाउंड्री में ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट है वो फिर से 3 पार्ट में था, इंटर कॉन्टिनेंट रिफ्टिंग, इंट्रा प्लेट थीनिंग, और तीसरा था फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस। अब नेक्स्ट जो है वो रहेगा अपना कौन सा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसमें क्या होगा, व्हेन द प्लेट्स आर, इसमें तो क्या था, प्लेट्स आर मूव टू ईच अदर, यानी तो एक दूसरे दूसरे, इसमें क्या होगा, प्लेट्स है वो पास आएगी। और नेक्स्ट क्या होगा अपना पैरेलल। आज की क्लास रखते हैं बिल्कुल छोटी सी, ये देखेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।